भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, कॉन्फेडरेशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री भटिया जी, महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और इस मंच पर विराजमान देश के सभी व्यापारी विभूतियां और इस सभागार में उपस्थित देश के भामाशाहों, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी जब प्रवीण जी अपना मांग पत्र नरेंद्र भाई को अर्पित कर रहे थे तो उस समय कुछ मित्र कह रहे थे कि ये व्यापारी तो कुछ लेकर ही रहेगा। अब आपने भामाशाह का चित्र लगाया है और आप उसके अनुयायी हैं, तो भामाशाह तो देने वाला था, वो लेने वाला नहीं था। वैसे व्यापारी लेन देन दोनों ही करता है, मगर इस वक्त तो आपसे हमने लेना है, बाद में आपको जो कुछ देना है वो देना। प्रवीण जी ने आपका मांग पत्र सामने रखा, उसमें बहुत सी बातें करनी है, मगर एक बात की तरफ कहता हूं कि सोच समझ के उसका उल्लेख करिएगा कि जैसे ही आप अपने को कर संग्रहकर्ता का दर्जा मांगेंगे तो सीएजी आपकी खोपड़ी पर आ जाएगा कि अपने खाते दिखाओ। उससे बहुत लोग परेशान हैं, बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हैं। नहीं, वो सीएजी वाला अलग है मामला, अभी आप आए नहीं हो उसके चक्कर में, जो आ गए हैं वो उनको उनसे पूछो। तो इसलिए वो उसकी तरफ इस तरह की बातें मत करिए कि जिसमें आपको लेने के देने को जाए। लेकिन ये बात सही है कि आप बहुत बड़ी मात्रा में अपने व्यापारिक कार्यकलापों से सरकार की खजाने में धन देते हैं और वो आप धन देते रहे सुविधापूर्वक, इसकी बात होनी चाहिए। आपको दर्जा तो भामाशाह का मिल चुका है, अब उसके बाद इससे बड़ा दर्जा तो और कोई होता नहीं है, उसकी और किसी दर्जे की बात मत करिए। मगर ये बात सच है कि इस देश में खुदरा व्यापारी और छोटे किसान, असंगठित मजदूर, इन सब की घोर उपेक्षा हुई और ये तीनों जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ काम करने वाले बहुत से लोग असंगठित मजदूरों की श्रेणी में आते हैं, किसानों के यहाँ बहुत से लोग असंगठित मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। आप देश की एक बड़ी सेवा करते हैं जिसका उल्लेख आप नहीं करते, शायद आपको पता नहीं चला। इस देश में किसानी और खुदरा व्यापारी में सबसे अधिक रोजगार है और सबसे अधिक रोजगार सृजित होता है। जो भाई किसी प्रकार का रोजगार, संगठित रोजगार नहीं कर पाते, वो किसी भी कोने में एक दुकान खोल के अपना काम करते। जो धर्म सरकार का था कि हरेक प्राणी को, हरेक नागरिक को रोजगार दिलाए, संविधान में लिखा, ये सरकार का कर्तव्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो नहीं कर पाते। तो आप भारत के व्यापारी और ये जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हल्ला नहीं मचाते, सरकार के सिर पर खोपड़ी पर डंडा नहीं बजाते, शांति से कोई पानी की दुकान, कोई चाय की दुकान और कोई फलों की दुकान, कोई चाट की दुकान, इससे काम शुरू कर देता। ये लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई एम्प्लॉयमेंट की एक तरकीब है, उससे भारत में और कहीं। और अब आप समझ लीजिए कि चाय बेचते बेचते नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो उस तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए। और आप देखिए उस ट्रेन में केवल अच्छी चाय ही नहीं बल्कि एक अच्छा प्रधानमंत्री भी आपको देश में दे रखा है।
तो इसलिए इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये खुदरा व्यापार करीब करीब 20-25 हजार करोड़ का, लाख करोड़ का इन्होंने बताया, मेरा ख्याल है आने वाले 7-8 सालों में या उससे भी पहले ये 50-60 लाख करोड़ का व्यापार है। अभी भी 15% से 16% तक जीडीपी का इस व्यापार की तरफ से मिलता है। अगर इसी रफ्तार से मिलेगा और व्यापार इतना बड़ा होगा तो आप समझिए कि जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी। तो बड़े उद्योग से, बड़ी पूंजी से जितना इस देश के विकास दर में योगदान होता है, उसकी तुलना में कम पूंजी और अधिक श्रम वाले लोग ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं और इसलिए सरकार को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि पूरा मंत्रालय ही एक साथ बने, लेकिन कम से कम कुछ व्यवस्था ऐसी हो जानी चाहिए कि जो आगे चल के मंत्रालय बन जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर का विकास करने के लिए इसका आधुनिकीकरण करना भी जरूरी है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो इस क्षेत्र में जिस प्रकार की काम धंधे की स्थितियां हैं उससे संतुष्ट, उनको सुधारने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, व्यापार में ठीक ढंग के हिसाब किताब रखे जाएं उसकी जरूरत है, व्यापार में अधिक से अधिक पारदर्शिता हो इसकी जरूरत है। मगर उसके लिए सरकार की ओर से भारी प्रयास करने की जरूरत है। उन व्यापारियों को ई फॉर्म कैसे भरना है, इसमें कितनी दिक्कत आती है। पढ़े लिखे लोगों को ई फॉर्म भर के अपना इनकम टैक्स जमा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। अब एक छोटा व्यापारी है, वो पहले तो फॉर्म पढ़े, उसका अनुवाद कराए, क्योंकि फॉर्म से अंग्रेजी में, उसकी स्थानीय भाषा में नहीं। तो पहले तो उसके सामने कठिनाई है कि फॉर्म आ गया, इसका मतलब क्या है, फिर वो भरा कैसे जाए, भरने के लिए जो उसको कागज तैयार करने हैं वो कैसे तैयार किए जाए, ये भारी कठिनाई उसके सामने है। फिर एक वकील चाहिए जिस वक्त उसकी पेशी हो। तो ये टैक्स कंप्लायंस की जो कीमत है, वो लगता है यार इससे छुट्टी पाओ, 1000-2000 रुपया दे के अपना काम चला। तो इसमें सुविधा शुल्क वाला व्यापार ज्यादा बढ़ जाता है और सरकार को जितना जो उसकी नीति है उसका कंप्लायंस नहीं हो पाता। नीति ठीक है मगर उसका क्रियान्वयन करने के रास्ते गलत है। व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, खुदरे व्यापारियों को कम से कम फॉर्म भरने पड़े, कम से कम समय में और कम से कम दाम में वो अपने टैक्सेशन की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। टैक्सों की बहुत बड़ी संख्या है, इधर लाओ उधर लाओ, ऐसे करो वैसे करो। अगर एक टैक्स हो, 2 टैक्स हो, बात साफ हो जाए। हम लोग जीएसटी के पक्षपाती हैं और मैं समझता हूँ शायद उसके आ जाने से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। एक जगह होगा, आपकी छुट्टी होगी, एक डायरेक्ट टैक्स जी। तो इसलिए इस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है और हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में पार्टी के लिए लिखा था और आगे भी उसको भी लिखेंगे और इसके साथ साथ जो आपकी जायज मांगे हैं उनका भी निस्तारण करने के लिए लिखेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए बैंकिंग की एक अलग व्यवस्था होना उपयोगी है। वरना आपके लोग महाजनों के पास जाते हैं और जो महाजनी सामान्य तौर पर बंद है उसका पुनर्जागरण होता है, उसमें कठिनाइयाँ होती हैं। ये बात ठीक है कि उसको वक्त पर पैसा मिल जाता है, लेकिन फिर ब्याज दर और सारी चीजें जो कुछ हैं वो दिक्कत पैदा करती है। और सरकार धीरे धीरे इन छोटे महाजनों को या छोटे बैंक्स को, जो नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं, उनको हटाना चाहती है। तो इसलिए कोई न कोई एक इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग हो जो आपके लिए डेडिकेटेड हो, चाहे कोऑपरेटिव के फॉर्म में हो, चाहे आपके लिए हो, लेकिन कोई न कोई बैंकिंग व्यवस्था खुदरा व्यापारियों को सरल और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से, उचित दरों पर
पैसा मिल सके, ये आपके हित में भी अच्छा है और देश के व्यापार के हित में भी अच्छा है, सरकार के हित में भी अच्छा है। और फिर एक सारे बैंकिंग अकाउंट्स को जांचना आसान होता है, कितना टैक्स आया, क्या हुआ, उसका पता लगाना भी आसान होता है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ये बात भी आपकी ठीक है, मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। एक और समस्या है जिसकी तरफ आप और छोटे उद्यमी दोनों डिस्कस होते हैं, वो समस्या ये है कि FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में सरकार ने घोषित किया था केंद्र सरकार ने, हम उसके विरोधी हैं। तजुर्बा ये है कि मल्टी ब्रांड में FDI के आने से सबसे बड़ा नुकसान खुदरा व्यापारी को होता है और साथ ही साथ जो लघु उद्यमी है, मध्यम उद्यमी है, वो चौपट होता है। दुनिया भर का तजुर्बा ये है, छोटा व्यापारी खटाखट बाहर हो जाता है। ऐसे आंकड़े हैं कुछ देशों में कि जहां हर दिन 5-10 व्यापारी दुकान छोड़ के बंद रहती है। हर दिन छोटा किसान, सब्जी वाला आदमी अपनी दुकान बढ़ाकर बेरोजगारी में शामिल है। तो इसका ध्यान रखना, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या बेरोजगारी की है। क्या हम उसे बढ़ाना चाहते हैं या लोगों को ज्यादा रोजगार देना चाहते हैं? अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर दीजिए कि कोई छोटी पूंजी वाला काम नहीं चलेगा। आप कर दीजिए कि फिर कोई असंगठित श्रम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा और फिर देखिए क्या नजारा होगा। आज भी देश में जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि खेती में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एक ही रास्ता है ये खुदरा व्यापार का। अगर इसीलिए आप बंद कर देंगे तो देश में बेरोजगारी की समस्या विकराल है। मैंने संसद में कहा था प्रधानमंत्री जी से कि आपको पता नहीं है कि इन लोगों पर अगर आप ज्यादा मुसीबत डालेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए आएगी। इस वॉलमार्ट की वजह से आज अमेरिका में ये नारा लग रहा है कि ऑक्युपाई द वॉल स्ट्रीट, वॉलमार्ट गेट आउट। आज मैनहट्टन में कोई वॉलमार्ट की दुकान नहीं खुल सकती, कोई वहां ये बड़ी खुदरा व्यापार करने वाला कोई संगठन नहीं रह सकता। जर्मनी ने वापस किया, अमेरिका ने वापस किया, तो यहाँ क्यों आप लाद रहे हैं? ये जो ऐसी कंपनियां हैं इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ये कहता है, ये जहां जाती हैं वहां भ्रष्टाचार फैलता है। वॉलमार्ट पर कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख के और देश की स्थिति को, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख के इस खुदरा व्यापार की दृष्टि से सघन अध्ययन और सुचारू नीतियां, जिससे आपका विस्तार भी हो, आपका विकास भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतियोगिता भी कर सकें। मैं नहीं चाहता कि आप केवल घर घुसू बैठे रहें, नहीं। हमारा व्यापारी एक समय सारी दुनिया के अंदर छाया हुआ। अंग्रेज के आने से पहले इस देश के व्यापारियों ने दुनिया के 24% बाजार पर अपना हिस्सा जमाया था। उस वक्त इंग्लैंड का हिस्सा 2% भी नहीं था। सिर्फ भारत और चीन ये दोनों मिलकर 50% थे और 50% में सारी दुनिया। आज आप 2% भी नहीं, 2% होना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका केवल 1% या उससे थोड़ा ज्यादा हिस्सा है। क्यों ऐसा है? आप जिन लोगों ने देश का व्यापार विश्व में 24% तक बढ़ाया 1600 में, उसके पहले कितना था मुझे मालूम नहीं, वो ज्यादा ही था। लेकिन सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई